नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्यवशा मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम डॉक्टर नामवर सिंह का संस्कृति और सौंदर्य ये निबंध दिखने वाले हैं। इस निबंध का सारांश और इस निबंध के निष्कर्ष हम इस वीडियो में आज देखेंगे। तो चलिए नामवर सिंह के संस्कृति और सौंदर्य निबंध का सारांश पहले देखते हैं, उसके बाद उसके निष्कर्ष देखते हैं। निबंधकार ने निबंध की शुरुआत ही आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अशोक के फूल इस ललित निबंध से की है। वे कहते हैं कि यह एक फूल की कहानी नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है और इस अध्याय का अग्रलेख लिखने वाले या पढ़ने वाले हिंदी के पहले कवि जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। नामवर सिंह कहते हैं कि इस निबंध में लेखक ने एक अनुभव किया है कि एक एक फूल, एक एक पशु पक्षी न जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। जिस तरह अशोक की अपनी स्मृति परंपरा है, वैसे ही बबूल, आम और चंपे की भी है। वे प्रश्न करते हैं कि क्या यह सब हमें पता है और जितना पता है उसका अर्थ स्पष्ट कर सकते हैं क्या? लेखक कहते हैं कि हिंदी में ललित निबंध लिखने वालों की कमी नहीं है, लेकिन अशोक के फूल का महत्व ही अलग है। कालिदास के प्रेमी पंडितों का रहस्य उद्घाटन हो या भारत को महामानव सागर कहने वाले रविंद्रनाथ ठाकुर जो हमें बताते हैं कि हिंदू राजनीति अनेक आर्य और आर्यतर उपादानों का मिश्रण है, किंतु अशोक के फूल से ही संदेश आता है कि उसकी चोट ही अलग ही लगती है। फूल की मार कितनी गहरी होती है या हो सकती है, यह अशोक के फूल से ही पता चलता है। देश और जाति के विरुद्ध संस्कृति केवल बात की बात है, लेकिन सब कुछ मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है। नामवर सिंह का कहना है कि संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट करने के लिए ही अशोक के फूल को लिखा गया है, प्रकृति वर्णन के लिए नहीं। उसके बाद नामवर सिंह ने अपने निबंध में आगे दिनकर जी के संस्कृति के 4 अध्याय का उदाहरण देते हैं, यानी भारत की सामाजिक संस्कृति की जो दिन रात माला जपने वाले असंख्य लोग हैं। दिनकर ने जिस तरह यह एक विशाल ग्रंथ लिखा, आगे ने काव्य की पड़ताल कर रहे थे, तो दिनकर शुद्ध काव्य की खोज करने में लगे थे। अर्थात दिनकर की संस्कृति की जो खोज मिश्र संस्कृति की खोज रही है। संस्कृतियाँ प्रभाव ग्रहण करती है, इसीलिए संस्कृति का चिंतन करने वाले हर विद्वान के सामने यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि संस्कृति की परिभाषा जानी हुई नहीं थी। इस मिश्र संस्कृति से द्विवेदी अलग ही थे। इसका प्रमाण यह देते हैं कि स्वाधीनता प्राप्ति के बाद जब से राष्ट्रीय स्तर पर अनुमोदित और प्रोत्साहित नीति के रूप में सामाजिक संस्कृति का बोलबाला हो, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस लिखना बंद कर दिया। स्पष्ट है कि दिनकर की तरह वे मिश्र संस्कृति की वकालत नहीं करते थे। इस बात से अज्ञे भी इनकार नहीं करेंगे कि उन्होंने अपनी अनुभूति को वाणी दी, जो अपनी अतीत के साहित्य पढ़ते और कलाकृतियों को देखते समय उनके अंतर मन में उठी थी। द्विवेदी के लिए एक अमूर्त बौद्धिक अवधारणा नहीं थी, बल्कि दृष्टि का उन्मेष था, जो दिनकर के लिए दृष्टि का उन्मेष नहीं था। ग्रहण और त्याग का जो स्वरूप है, लेखक ने इस संदर्भ में कहा है कि अज्ञेय जहाँ संस्कृति की केवल संग्राह्यता की हिमायत करते, वहाँ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी त्याग का जिक्र करते हैं। समाज का जो आज रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। अशोक के फूल में कहा है कि मानव जाति के धारा में हजारों वर्षों का रूप है। मनुष्य का जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है, वह सभ्यता और संस्कृति के मोह को रोनती चली आ रही है। न जाने कितने जो धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों, व्रतों और जो अपनी परंपरा है वो बहती है, वह जीवन धारा आगे बढ़ रही है। लेखक कहते हैं कि हमारे सामने आज एक समस्या है। भीतरी मोह, संस्कृति और कला के नाम पर आसक्ति, धर्माचार और सत्यनिष्ठा की जड़िया को किस प्रकार ध्वस्त किया जाए। इस दृष्टि से दिनकर का मिश्र संस्कृति की एक जो राजनीति है, जो अज्ञेय की संस्कार धर्मी संग्राह्यता संस्कृति की
भी किसी और राजनीति को जो बचा नहीं सकती या बच नहीं सकती। जब वह कहते हैं कि संस्कृतियाँ प्रभाव ग्रहण करती है, अपने अनुभवों को समृद्ध बनाती है, तो उसके मूल में उसकी मूल संस्कृति का अस्तित्व पहले से ही होता है। लेकिन कहते हैं कि डॉक्टर गोविंद चंद्र पांडे भी ऐसे ही शब्दों में सामाजिक संस्कृति का विरोध करते हैं। पांडे ये स्वीकार करते हैं कि विज्ञान, प्रवृत्ति और भौतिक उपादानों के स्तर पर अनेक समाजों में आदान प्रदान चिर परिचित है। इन साधनों का उपयोग समाज को प्रभावित करता है। साथ ही उन्होंने यह भी माना है कि जो अतर्क्य भाव, अनुभूतियों और आध्यात्मिक उपलब्धियों के स्तर पर संस्कृतियों का वास्तविक मिलन अत्यंत कठिन है। भारतीय संस्कृति की तथाकथित मानसिकता वास्तव में सभ्यता के क्षेत्र में लागू होती है। इस क्षेत्र में भारत की कोई विशेषता नहीं है। सभ्यता और संस्कृति की जिन दो यूरोपीय अवधारणाओं को पांडे ने भारत की संस्कृति के विवेचन के लिए अपनाया है, उनका संबंध किससे है? संस्कृति से या सभ्यता से? आदान प्रदान सभ्यता के क्षेत्र में ही होता है। शुद्ध संस्कृति का संबंध भी राजनीति के दूसरे पक्ष से जोड़ा जा सकता है, जो अज्ञेय और गोविंद चंद पांडे की शुद्ध संस्कृति है। शुद्ध होने से ही वह राजनीति से मुक्त नहीं हो जाते। लेखक को लगता है कि जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की दृष्टि में संस्कृति का यह आग्रह भी एक प्रकार का मोह है, जो अनेक बाधा उपस्थित करता है। संस्कृति में निहित संस्कार की ओर अज्ञेय ने संकेत किया है। अज्ञेय जी स्वयं इस संस्कार को बाधा मानते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के साहित्य का मर्म 1948 में शीर्षक से उनका एक लेख प्रकाशित हुआ था, जो उनका व्याख्यान था। उन्हीं व्याख्यानों में उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि विवेक के जो परिष्करण के लिए किए गए संस्कार भी काल पाकर किसी नए सृजन के लिए बाधा बन जाते हैं। अज्ञेय ने कहा है कि संस्कार शब्द का प्रयोग करते समय उनको संकोच भी होता है। व्यक्ति मनुष्य स्वभाव से ही प्राचीन के प्रति श्रद्धावान रहा है। प्राचीन काल से जो संबंध होने के कारण उसकी जो श्रद्धा रही है, उस श्रद्धा की दृष्टि से वह देखता है। हो सकता है कि जब वह संस्कृति या वह जो परंपरा जिस काल में जब शुरू हुई थी, तब उसका उपयोग में आती होगी या उपयोग होता होगा, परंतु बाद में वह घिस गई और रूढ़ी मात्र रहेगी। ऐसे संस्कार प्रत्येक समय पर मानव पट की जो भूमिका पर खरे नहीं उतरते। कालगत जो संस्कारों की वो संकेत करते हुए उन्होंने लिखा है कि जो पाश्चात्य या देशगत जातिगत संस्कारों की तरफ भी उन्होंने संकेत किया है। अन्य देश और अन्य जाति के विश्वासों पर आधारित साहित्य को समझने के लिए बाधक बनते हैं। लेखक नामवर सिंह कहते हैं कि संस्कार की प्रक्रिया संस्कृति के क्षेत्र में उस शुद्धिकरण की ओर ले जाती है जिसकी परिणति वृजनशीलता में होती है। हमारे यहाँ वाला ब्रह्मास्त्र इस वर्जनशील अहंकार की उपज है। निबंध में उन्होंने कहा है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य की भूमिका में कहा है कि हमारे यहाँ संपूर्ण भारतवर्ष में एक ही आचार्य है। हर दिन श्रद्धा परायण आलोचक यूरोपियन मतवादों को धक्का देने के लिए आचार्य विशेष का मत देते हैं। उन आचार्यों का नाम नहीं बताया, लेकिन आचार्य विशेष ऐसा उन्होंने कहा है। मानो भारतवर्ष के हजारों वर्ष के सुदीर्घ इतिहास में नाम लेने योग्य एक ही आचार्य हुआ है। एक दूसरे के विरोध में ये मत हर बात में पाए जाते हैं। इस मत पर नामवर सिंह जी ने कहा है कि पंडितों के संबंध में उनकी यह दृष्टि बड़ी बाधा बन सकती है। यह बाधा है। इस संकीर्ण इकहरेपन के खिलाफ संघर्ष करते हुए उन्होंने भारतीय संस्कृति की विविधता, जटिलता, परस्पर विरोधी जीवंतता और समृद्धि का पुनर्सृजन किया है। वे आगे कहते हैं कि आर्यतर जातियों का अवदान की जो उल्लासित चर्चा की गई है, द्विवेदी जी के इस बात की चिंता नहीं करते देखते हैं कि आर्य श्रेष्ठता के अहंकार को ठेस लगती है। इसका प्रयास यह है कि उन पर दूसरी परंपरा की जो खोज, यह ग्रंथ जिसमें पंडितों की इकहरी परंपरा की
संकीर्णता का निर्देशन करते हैं। यह परंपरा जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के पहले ही दिखाई पड़ती थी। जयशंकर प्रसाद को भी ऐसे ही व्याकुल लोगों से उनका जो पाला पड़ा होगा, जिनके जवाब में उन्होंने काव्य और कला तथा रहस्यवाद आदि निबंध लिखे थे। भारतीयता की जो दुहाई भी सुनानी पड़ी थी और प्रसाद ने कहा था कि आज तक अमुक वस्तु अभारतीय है अथवा भारतीय संस्कृति के स्वरुचि के विरुद्ध है, यह कह देने की परिपाटी चल पड़ी है। यह संकीर्णता हमारे विचारों से और अपनी जो स्वरूप स्मृति से उत्पन्न होती है। इसका वैज्ञानिक और ऐतिहासिक विवेचन होने की संभावनाएं पाश्चात्य साहित्य में है। वैसे भारतीय साहित्य में ये नहीं दिखाई देता। पाश्चात्य साहित्य के जो पास अरस्तु से लेकर वर्तमान काल तक की सौंदर्यानुभूति जो संबंधी विचारधारा का क्रम विकास और प्रतीकों के साथ साथ उनका इतिहास भी है और साधन उनकी अविच्छिन्न संस्कृति की जो एकता भी है। हमारी भाषा के साहित्य में वैसा सामंजस्य नहीं है। हमारे यहाँ बीच बीच में इतने अभाव और अंधकार काल है, उनमें से कितनी ही विरुद्ध संस्कृतियाँ भारतीय रंगस्थल पर अवतीर्ण और लोप होती दिखाई दे रही हैं। अपनी परंपरा में इस अभाव और अंधकार के बावजूद भी प्रसाद ने रहस्यवाद शीर्षक से जो निबंध लिखा, जो सौंदर्यानुभूति की परंपरा को पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया है। इस परंपरा का आरंभ वे ऋग्वेद से होता है और आर्यजन की वह परंपरा जिसे प्रतिनिधि इंद्र है और जिससे काम की पूर्ण स्वीकृति है, दोनों भिन्न भिन्न परंपराओं को प्रसाद ने विकास की मनोरंजक रूपरेखा जो उन्होंने प्रस्तुत की है, उनकी दृष्टि में जीवन में काम को पूर्णता स्वीकार करने या स्वीकार करके चलने वाली आनंदवादी परंपरा ही मुख्य। यह वही परंपरा है जिसका श्रेय वे गंधर्व, नाग, द्रविड़ आदि आर्यतर जातियों को देते हैं। द्विवेदी जी के विचार और वितर्क 1945 में जो प्रकाशित हुआ, उनका जो संकलन है, अपने इस संकलन में उन्होंने जो निबंध लिखा है उसमें उन्होंने कहा है कि अजंता के जो चित्र हैं, सांची, बरहूत आदि में जो चित्र या मूर्तियाँ आर्यतर सभ्यता की समृद्धि के जो परिचायक हैं। महाभारत और कालिदास के काव्य को या दोनों को दो चीज़ें हम रूप में देखते हैं। एक महाभारत में आर्य उपादान अधिक है, कालिदास में काव्य में आर्यतर अधिक है। लेखक कहते हैं कि जिन लोगों ने भारतीय शिल्पशास्त्र का अनुशीलन किया है वे जानते हैं कि एक भारतीय शिल्प में कितने उपादान आर्यतर है और काव्य तथा नाटकों में उनका कैसा अद्भुत प्रभाव पड़ा है। लेखक कहते हैं कि सांची, बरहूत आदि के चित्रकार यक्षों और नागों की पूजा करने वाली एक सौंदर्य प्रिय जाति थी जो भारत संभवतः उत्तर भारत से लेकर असम तक फैली हुई थी। लेखक का मानना है कि बहुत सी बातें थी जो कालिदास और कवियों ने इन सौंदर्य प्रेमी जातियों से ग्रहण की, जिनका पता आर्यों को नहीं था, जिसमें कामदेव और अप्सराएं उनकी देवी देवियाँ है या सुंदरियों के पदाघात से अशोक का पुष्पित होना उनके घर की जो चीज़ है, अलकापुरी उनका स्वर्ग है। इस प्रकार की बहुत सारी बातें महाकवियों ने ली है। भरत मुनि का जो नाट्यशास्त्र है उसके आर्यों की जो विधान या मानने वाले मत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एक कथा में बताया गया है कि ब्रह्मा ने नाट्यवेद नामक 5वें वेद की सृष्टि की थी। अगर आर्यों के वेदों से इसका कुछ भी संबंध होता तो पंडितों का अनुमान है कि इस कथा की जो ज़रूरत न हुई होती। वास्तव में नाटक पहले केवल अभिनय के रूप में ही दिखाए जाते थे, उनमें भाषा का उपयोग करना आर्य संशोधन का परिवर्तन है। अब सौंदर्य प्रेमी के बारे में लेखक कहते हैं कि आर्यतर अवदान की जो सूची भक्ति द्राविड़ उपजी और अभिरो के जो आराध्य देव बालकृष्ण तथा देवी राधा को जोड़ लिखा गया है, तो हमारी परंपरा में सुंदर माना जाने वाला कुछ भी जो यहाँ दिखाई देता है बचता है, तो आर्यतर न हो
एक अभिव्यक्ति काव्य को छोड़कर प्रसाद और हजारी प्रसाद द्विवेदी में सुंदर क्या है को लेकर कोई मतभेद नहीं है। अंतर सिर्फ इतना है कि प्रसाद जिसे आर्यों के एक समुदाय की परंपरा कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी अभिन्न या जो आर्यतर जातियों का अवदान मानते हैं। फिर भी एक समानता है, हमारी परंपरा में जो भी सुंदर है वह आर्य नाम से प्रचारित मिथक से भिन्न है। इस मिथ की आर्य से इतना चिढ़ इसलिए है कि इसके ध्वजाधारियों को सुंदर से परहेज है। नैतिकतावादियों को प्रत्युत्तर देने के लिए प्रसाद ने सुंदर की परंपरा को अपनी ही परंपरा के भीतर आर्यतर तत्वों से भिन्न रूप में चित्रित किया है। एक ही परंपरा और दूसरी की प्रति परंपरा दो दिशाओं से चलकर एक ही बिंदु पर मिलती है। प्रसाद ने कहा है कि संस्कृति सौंदर्य बोध के विकसित होने की मौलिक चेष्टा है। प्रकृति सौंदर्य को तो नैतिकतावादी सह लेते हैं, लेकिन नारी सौंदर्य से आंखें चुराते हैं। लेखक कहते हैं कि शुक्ल जी के लोकमंगल में प्रकृति के सौंदर्य के लिए पूरी जगह है, लेकिन छायावादियों को कौन कहे। स्वयं विद्यापति और जो सूर जैसे भक्त कवियों का नारी सौंदर्य भी ग्राह्य नहीं है। लेखक आगे कहते हैं कि जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्राचीन भारत का कला विकास जो 1940 में ये पुस्तक लिखी थी, जो आगे चलकर प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद नाम से छपी। इसमें लेखक ने कहा है कि विलासिता और कलात्मक विलासिता एक ही वस्तु नहीं है। अब थोती विलासिता केवल भूख उसमें रहती है, और कलात्मक विलासिता जिसमें संयम चाहती है, शालीनता चाहती है, विवेक चाहती है। कलात्मक विलास किसी जाति के जो भाग्य में सदा सर्वदा नहीं जुटता, उसके लिए ऐश्वर्य चाहिए, समृद्धि चाहिए, त्याग और भोग का सामर्थ्य चाहिए, और सबसे बढ़कर ऐसे पौरुष चाहिए सौंदर्य और सुकुमारता की रक्षा कर सके। इतना ही नहीं, वे जो उस जातियों में जीवन के प्रति दृष्टि या सुप्रतिष्ठित होनी चाहिए, उस जाति की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जो परंपरा बड़ी और उदार होनी चाहिए। उसमें गर्व भी होना चाहिए, जो आत्ममर्यादा को समस्त दुनिया की सुख सुविधाओं से श्रेष्ठ समझता हो और जीवन के किसी भी क्षेत्र में असुंदर को बर्दाश्त न कर सकता हो। अब जो जाति सुंदर की रक्षा और सम्मान करना नहीं जानती, वह विलासी भले ही हो, पर कलात्मक विलास उसके भाग्य में नहीं होता। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की बाणभट्ट की आत्मकथा या चारुचंद्र लेख, पुनर्वा या अनामदास का पोथा जैसी कृतियां में नारी सौंदर्य अपने पूरे वैभव के साथ प्रकट हुआ है। रूप, शोभा, सुषमा, सौभाग्य, चारुता, लालित्य, लावण्य आदि इसमें आया हुआ है। ऐसा सूक्ष्म चित्रण संवेदन हिंदी में दुर्लभ दिखाई देता है। अब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के मेघदूत एक पुरानी कहानी से पूर्व मेघ के पुष्पलावी मुखान्नम वाले 26वें छंद पर जो द्विवेदी जी की व्याख्या का एक अंक प्रस्तुत है, जो संपत्ति परिश्रम से नहीं अर्जित की जाती और जिसके संरक्षण के लिए मनुष्य का रक्त पसीने में नहीं बदलता, वह केवल कुत्सित रुचि का प्रक्षय देती है। अब अर्थात सात्विक सौंदर्य वहाँ है जहाँ चोटी का पसीना एड़ी तक आता है और जो सभी विकारों को धोता रहता है। पसीना बड़ा पावक तत्व है। लेखक एक पुष्प लावी की कथा बताते हैं और कहते कि मैं आपको सलाह देता हूँ कि विश्राम करके आगे बढ़ो। पुरांत काल निचली पहाड़ी के इर्द गिर्द तुमको मनुष्य की सात्विक शोभा दिखाई देगी। वहाँ सवेरे सूर्योदय के साथ ही श्रम, जल, स्थान, नारियों की दिव्य शोभा देखने को मिलेंगी। नागरिक लोगों के आनंद और विलास के लिए वहाँ के किसानों ने फूलों के अनेक बगीचे लगाए हैं। प्रांत काल में किसान की पत्नियां फूल चुनने के लिए इन बगीचों में आती है। इस प्रदेश में उन्हें पुष्पा लावी कहते हैं, यानी फूल चुनने वाली। पुष्पा लाविया घर को कामकाज समाप्त करके उद्यानों में आ जाती है और दोपहर तक फूल चुनती है। सूर्य के ताप से उनका मुखमंडल जो ग्लान हो उठता है, सारे शरीर से पसीने की धारा
बहने लगती है। दिन भर सिर्फ इतना ही कमा लेती है जितना या जिससे अपने जीवन की यात्रा चला सके। लेखक कह रहे हैं कि यही सात्विक सौंदर्य के दर्शन होंगे। नारियों के मुखमंडल पर शालीनता का तेज देखोगे, उनकी आंखों में सच्ची लज्जा का जो भार है वह उसका दर्शन कर पाओगे। इसे देखकर तुम समझ सकोगे कि सूची स्मिता किसे कहते हैं। यह पुष्पवालियों की कथा लेखक कहते हैं कि कालिदास की नहीं, बल्कि ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के कालिदास का सौंदर्य है। क्लासिकी परंपरा से फूटती हुई आधुनिकता संस्कृति को भी संस्कार देने वाले यह एक और जो परंपरा जो अनजाने ही निराला के वह तोड़ती पत्थर से जुड़ जाती है। इसलिए लेखक कहते कि लोग जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के सौंदर्य संस्कार को रविंद्रनाथ के शांति निकेतन की देन बताते हैं, वे सब आधी बात बताते हैं, यानी आधी बात कहते हैं। शांति निकेतन में तो चारों ओर संगीत और कला का जो वातावरण या उससे निश्चय ही द्विवेदी जी के सुप्त सौंदर्य बोध को जागृत किया होगा। फिर भी उनके अपने सौंदर्य प्रेम का एक बहुत बड़ा स्रोत अपना लोक संस्कार था जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर हुआ था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध की शुरुआत ही चिंता से होती है। लोगों के जो या जनता के भीतर रसग्राहिता या संवेदना उत्पन्न हो, उसके लिए प्रयत्न हमें करना चाहिए, प्रयत्न होने चाहिए। सुंदर का सम्मान होना चाहिए, सुंदर ढंग से जीवन बिताना सीखे, सुंदर को पहचानना सीखे। लोग कहते हैं कि जिस जनता के अंतकरण में सौंदर्य के प्रति सम्मान नहीं है या सम्मान के भाव नहीं है, वह जनता सौंदर्य प्रेमी नहीं हो सकती। वे यह भी अनुभव करते हैं कि प्राथमिक आवश्यकताओं के अभाव के चलते जनता सौंदर्य की उपासना नहीं कर सकती। जिस जनता को पेट भर अन्न नहीं मिलता, वह सौंदर्य का सम्मान क्या कर सकती है। नींव के बिना इमारत नहीं उठ सकती। और यह भी सच है, जो जाति सुंदर का सम्मान नहीं कर सकती, वह यह भी जान सकती कि बड़े उद्देश्य के लिए प्राण देना क्या चीज़ है। वह छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ती है, मरती है और मिट जाती है। इस दृष्टि का उनकी विचारधारों से नितांत एक भिन्न रूप हमें दिखाई देता है, जो जनता को तात्कालिक आर्थिक और राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संघर्ष में जो उतारने का विश्वास करती है। अब जनता के बोध का स्तर उतना ही नीचा है, ये समझना आवश्यक है। कोई जाति क्रांति जैसे बड़े उद्देश्य के लिए की जाती है या जान की बाजी लगाई जाती है, तो इसलिए कि वह सिर्फ जीना नहीं चाहती, बल्कि सुंदर ढंग से जीना चाहती है। लेखक कहते हैं कि आज के राजनीतिक संगठन और आंदोलन सिर्फ इसलिए असफल होते रहे कि उनके सामने जीवन का बड़ा उद्देश्य नहीं है और वे सुंदर को अतिरिक्त या फालतू समझते हैं। अब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शास्त्रीय परिभाषा सौंदर्य के दिए हैं। वह जीवन को सुंदर ढंग से जो बिताने के लिए भी जीवन का एक रूप होना चाहिए। बहुत से लोग कुछ भी न करने को अपना भलापन समझते हैं। इस धारणा को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी गलत कहते हैं। सुंदर जीवन क्रियाशील होता है और क्रियाशीलता ही जीवन का रूप है। इसको छोड़कर जीवन का सौंदर्य टिक नहीं सकता। उन्होंने लेखक ने कहा है, एक जगह समाज व्यवस्था को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेना एकदम असंभव हो गया है। संकीर्णतावादी क्रांतिकारियों से द्विवेदी सहमत नहीं है, जो मनुष्य के भविष्य को सुखी बनाने के नाम पर आज सौंदर्य प्रेम को कुचल देना चाहते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने अंतिम दिनों में परंपरा और आधुनिकता शीर्षक से एक लेख लिखा था, और जो मनुष्य को उसकी सहज वासनाओं और उद्भुत कल्पनाओं के जो राज से वंचित करके भविष्य में उसे सुखी बनाने के सपने दिखाता है, वहाँ ठूठ तर्कपरायण कठमुल्ला होता है, वह आधुनिक बिल्कुल नहीं होता। अर्थात जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मनुष्य की समस्त वृत्तियों का विकास चाहते हैं, क्योंकि चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, धर्म विधान और साहित्य के माध्यम से उसी वृत्ति को अभिव्यक्ति मिलती है। लेखक कहते हैं कि द्विवेदी जी ने अपने अंतिम दिनों में सौंदर्य शास्त्र पर लालित्य मीमांसा नामक एक पूरी किताब लिख रहे थे। अपने प्रिय कवि कालिदास की
लालित्य योजना इस पुस्तक पर विचार करना चाहते थे। दुर्भाग्य से उस पुस्तक में केवल 5 ही निबंध उन्होंने पूरे किए। फिर इन निबंधों से उनकी व्यापक और मौलिक सौंदर्य चिंता का आभास हमें होता है। भारतवर्ष में इस प्रकार के किसी अलग शास्त्र की कल्पना नहीं की गई। चरम सुंदर तत्व की महिमा जो विविध आयामों के बहाने चर्चा होती रही है। अब द्विवेदी जी के सौंदर्य को सौंदर्य न देकर लालित्य कहा है। ये उनका पहला सूत्र है। लालित्य वह इसलिए कि मानव द्वारा लालित और सौंदर्य के इस मानवतावादी धारणा का स्रोत द्विवेदी जी ने ढूंढ निकाला। वह स्रोत है भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र में भी जो कथा दी गई है उसके अनुसार देवता नाटक न कर सके, नाटक को सिर्फ मनुष्य ने समझा है। अब द्विवेदी जी के समष्टिगत और व्यष्टिगत दोनों ही स्तर पर मानव केंद्रित रहा है। उनका जो लालित्य मीमांसा का दूसरा सूत्र है बंधन के विरुद्ध विद्रोह और बंधन द्रोही व्याकुलता को रूप देने का जो प्रयास है। द्विवेदी जी के सभी उपन्यासों में किसी न किसी बहाने नृत्य का आयोजन किया है। नृत्य भले ही बंधनों के विरुद्ध विद्रोह को व्यक्त करने वाली सबसे जीवंत कला हो, किंतु अन्य कलाएं भी नृत्य के इस धर्म का अनुसरण करती है। इस प्रकार द्विवेदी जी की दृष्टि में कला और सौंदर्य की सृष्टि विलास मात्र नहीं बल्कि बंधनों के विरुद्ध विद्रोह है। द्विवेदी जी लालित्य मीमांसा का तीसरा सूत्र कहते हैं कि सौंदर्य एक सर्जना है। लेखक मनुष्य की सृजनशीलता पर अधिक बल देना चाहते हैं। विवेचन की जो शब्दावली अवश्य पुरानी है, आध्यात्मिक शब्दावली के बीच से मनुष्य की वह सृजनात्मक शक्ति प्रकाशित होती है जो सौंदर्य कला और संस्कृति के मूल में है। इसी सृजनशीलता के संदर्भ में उन्होंने इन रूढ़ियों की भूमिका पर विचार किया है जो कलाकार के लिए बाधक नहीं होती बल्कि कभी कभी साधक और सहायक भी होती है। साथ द्विवेदी के शब्दों में भाषा में, मिथक में, धर्म में, काव्य में, स्मृति में, चित्र में बहुधा अभिव्यक्ति मानवीय इच्छा शक्ति का अनुपम विलास ही वह सौंदर्य है जिसकी मीमांसा का संकल्प लेकर हम चले हैं। निष्कर्ष रूप में लेखक कहते हैं कि मीमांसा दुर्भाग्यवश अपूर्ण रह गई पर संकल्प सार्थक है। जीवन का समग्र विकास ही सौंदर्य है। वह सौंदर्य वस्तुतः एक सृजन व्यापार है। इस सृजन की क्षमता मनुष्य में अंतर्निहित है। सृजन व्यापार का अर्थ है बंधनों से विद्रोह। इस प्रकार सौंदर्य विद्रोह है मानव मुक्ति का प्रयास। ठीक है। अब इस निबंध के जो निष्कर्ष है उसमें आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य का महत्व और योगदान, मिश्र संस्कृति, ग्रहण और त्याग का स्वरूप, मूल संस्कृति, शुद्ध संस्कृति, कालगत संस्कार, देशगत जातिगत संस्कार, भारतीय संस्कृति, सौंदर्यानुभूति की परंपरा, आनंदवादी परंपरा, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का सहारा, सौंदर्य के प्रेमी, नारी सौंदर्य, कलात्मक विलासिता, सात्विक सौंदर्य की उपमा, सुंदर की परिभाषा और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के लालित्य मीमांसा के 3 सूत्र जिसमें सौंदर्य को सौंदर्य न कहकर लालित्य कहा है, बंधन के विरोध का विद्रोह, सौंदर्य एक सृजना है। ठीक है। इस तरह ये नामोर सिंह का निबंध है संस्कृति और सौंदर्य।